हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। अर्ध वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विज्ञान के लिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। विज्ञान के लिए पेपर देखेंगे। सभी प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, यानी आंसर सहित देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं है, विज्ञान का है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपके 30 नंबर के इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिनके सॉल्यूशन मैंने आपको इसी प्रकार एक वीडियो बनाया है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, जिसमें मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं इनके आंसर। तो इनके आंसर देखने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पार्ट 1 एक लिंक मिल जाएगा, पार्ट 2 और वहाँ से आप इनके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए बर्फ का गलनांक है, तंत्रिका ऊतक, ये सब मैंने बता दिए हैं उस वीडियो में, तो उसको जरूर देख लेना। ठीक है, आगे के जो प्रश्न जो मुझे सॉल्व कराने थे आप लोगों को, तो वो अब हम देखेंगे आगे के। देखिए ये सभी जो प्रश्न है मैं इसके आंसर आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 के वीडियो में, तो पार्ट 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लें ताकि आप लोग इनके आंसर देख पाएँ और अच्छे से कवर कर पाएँ और अच्छे नंबर आपके आएँ। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिए थे, ये सभी क्वेश्चन यहाँ तक मैंने करवा दिए थे, टिंडल प्रभाव वगैरह ये सब क्वेश्चन करा दिए थे मैंने आपको पूरे कंप्लीट। मुझे यहाँ से बताने थे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के प्रश्न हैं जो हैं इसमें। देखिए इसमें टोटल कितने प्रश्न हैं, इसमें टोटल देखिए इस पेपर में आपके टोटल 22 प्रश्न हैं, सभी हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए चलिए हम 12 से देकर आगे की सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 है, चाल और वेग में अंतर बताइए, अथवा में है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं प्रश्न 12 है, चाल एवं वेग में अंतर देखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लेंगे, चाल और वेग में अंतर। ठीक है ना, तो ये रहा आपका चाल और वेग में अंतर। देखिए जितने भी प्रश्न बताऊंगा एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि छोड़ देते हैं तो फिर आपसे बनता नहीं है, फिर आप लोग बोलते हैं पेपर आया नहीं है। तो इसलिए जितने भी बताऊंगा पूरे आपको करते जाने हैं। चाल और वेग में अंतर देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, चाल और वेग में अंतर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चाल का देखिए लिखेंगे, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं और विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। चाल आदेश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए गतिमान वस्तु का चाल शून्य नहीं होती है और गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा या दिशा परिवर्तन के कारण हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों आपके अंतर हो जाएंगे, चाल एवं वेग में अंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। तो देखिए किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में हुए परिवर्तन को वस्तु का त्वरण कहते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो त्वरण का जो सूत्र हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे समयांतर आपका इसका जो है इसको सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से इतना आपको आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका त्वरण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, संतुलित बल किन्हें कहते हैं, और इसके अथवा में पूछा है असंतुलित बल किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो दोनों को देख लेते हैं, संतुलित और असंतुलित बल। तो देखिए यहाँ पर संतुलित बल किसे कहते हैं, तो संतुलित बल का यहाँ से आप लिखेंगे, संतुलित बल किन्हें कहते हैं। तो संतुलित बल का हेडिंग लगाएंगे, वह बल जो किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं करते, अर्थात परिणामी बल शून्य हो, तो वस्तु पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला पूछा गया, असंतुलित बल किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है ना, तो इसका चलिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना है। असंतुलित बल किसे कहते हैं, देख लीजिए, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो वे असंतुलित बल कहलाते हैं। यानी कि किसी वस्तु को यहाँ से 4 लोग ढकेल रहे हैं, वहाँ से 1 ढकेल रहा है, तो वहाँ पर जो बल लगेगा वो असंतुलित रहेगा। मतलब कि जो 4 लोग हैं वो जीत जाएंगे, 1 लोग पीछे हो जाएगा, तो वहाँ पर संतुलित नहीं है बल। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं संतुलित और असंतुलित बल को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल या पत्ते क्यों गिर जाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न 14 का आंसर चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं, तेज हवा के चलने से उसकी शाखाएं गत्यावस्था में आ जाती हैं, किंतु फल एवं पत्ते जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही होते हैं, अतः फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं और या पत्ते भी इसी प्रकार से गिर जाते हैं। ठीक है, जो शाखाएं हैं वो गति कर रही हैं, ठीक है, और जबकि जो फल हैं वो जड़त्व मतलब उसमें विराम अवस्था में होते हैं वे, तो फिर एकदम से उन्हें एक झटके का अनुभव होता है और फिर गिर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसी वस्तु को कैसे चलाया जा सकता है, स्थिर वस्तु को कैसे चलाया जा सकता है, तो किसी स्थिर वस्तु को इस प्रकार से चला सकते हैं, किसी पिंड और वस्तु पर दबाव और खिंचाव बल कहलाता है। ठीक है, बल वह प्रभाव है जो किसी वस्तु को गति में लाने या गतिमान वस्तु को रोकने की क्षमता रखता है।
इसको हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम की सहायता से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उस पर बल लगा के हम इसको चला सकते हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? और इसके अथवा में पूछा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? ठीक है, दोनों ही प्रश्न चलिए हम देख लेते हैं। ये आपके गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है उससे है, तो इसका आंसर देख लीजिए। द्रव्यमान और भार में पहले अंतर पूछा है, तो यहाँ से आप लिखेंगे द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर। ठीक है, तो देखिए किसी वस्तु के द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर होता है, तो देख लीजिए यहाँ से। देखिए 2 नंबर का है तो 3 जरूर कर लें। यह एक अदिश राशि है और यह एक क्या है, सदिश राशि है। यह वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है, जबकि यह वह बल है जिस पर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, और किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगहों पर स्थिर होता है, जबकि वस्तु का भार स्थान परिवर्तन से बदलता रहता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे चंद्रमा है वहाँ पर अलग भार होगा किसी इंसान का, और पृथ्वी पर अलग होगा, और किसी अन्य जगह पर और अलग होगा, मतलब किसी अन्य ग्रह पर। तो इस प्रकार से इनमें अंतर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है इसका। चलिए आंसर हम देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यहाँ से समझा सकते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, विश्व को प्रत्येक पिंड हर एक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। जैसे एक पिंड ए रखा हुआ है, दूसरा पिंड बी है, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे मैंने एक पेन ये रख दिया और एक पेन ये रख दिया, तो इनके बीच कोई ना कोई आकर्षण होगा। ठीक है, और ये आसपास मतलब यहाँ तो ये इसके पास मतलब इस प्रकार से आ रहे हैं पास में, तो इनमें कोई ना कोई आकर्षण बल होगा इन दोनों के बीच में। तो यही हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, और इस प्रकार से इसका डायग्राम भी आप बनाना चाहें तो बना लेना। इसका सूत्र जरूर लिखना। एफ बराबर मतलब जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या होता है, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। और जो बड़ा एम है बड़े वाले वस्तु का भार होता है, और यहाँ पर छोटे एम मतलब छोटी वस्तु का। ठीक है, और जी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है। 15 प्रश्न हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम एवं उसकी त्रिज्या 6.10 की घात 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम है। ठीक है, और उसकी त्रिज्या 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर दी है। अब यहाँ पर जो m है, यानी कि जो द्रव्यमान दिया है पृथ्वी का, वो हम लिखेंगे m ऑफ अर्थ। e का मतलब है अर्थ। ठीक है, ये छोटी e का मतलब छोटी सी e लिखी हुई है ना, इसका मतलब अर्थ है, मतलब पृथ्वी का ये दिया है। और g हमें पता है, g का जो मान होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक जो होता है g, इसका वैल्यू हमें पता है कि 6.6 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2 मतलब। ठीक है, ये होता है। तो इसको हमें पता है, ये तो हमें पहले से पता है। एम अपन को दिया है, तो बस करना क्या रहता है इसमें, अपन को जी पता नहीं है हमें। ठीक है, ये तो निकालना ही है अपन को। तो जी बराबर होता है स्मॉल जी बराबर जी कैपिटल जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पर जी जो अपन को है दिया है पहले से, मतलब अपन को पता रहता है ये। और जो अपन को पृथ्वी का जो यहाँ पर द्रव्यमान दिया है, सॉरी इसमें पहले हमें लिखना है क्या, उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या लिख देनी है नीचे। ठीक है, और जो द्रव्यमान है ऊपर लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें सही से नहीं लिखा है, क्योंकि आप सही लिख लेना। इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखना है 6 दशमलव, ये वाला लिखना है 6 गुणा 10 की घात 24। ठीक है, ये लिखना है वहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको कॉपी में बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि उसमें सही नहीं लिखा है। ठीक है, तो चलिए मैं कॉपी में आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो इस प्रश्न का देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप डालेंगे जी बराबर जी। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो m है भार दिया है पृथ्वी का, और बटे में त्रिज्या उसकी, उसका स्क्वायर करना है। तो हमें जी निकालना है, जी हमें पता नहीं है। ठीक है, जी क्या है, स्मॉल जी क्या है, ये हमें गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। ठीक है, ये जो स्मॉल जी है वो गुरुत्वीय त्वरण है, छोटा जी। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जी बराबर, अब इसका तो हमें मान पता है, तो है 6 गुणे 10 की घात -11 होता है। अब गुणा लगाएंगे। अब जो m आपको जो दिया है, ये अपन को दिया है पेपर में, कितना दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, 6 गुणे 10 की घात 24 दिया है। ठीक है, 6 गुणे 10 की घात 24, तो 6 गुणा 10 की घात 24 लिख लेंगे। बटे में लिखेंगे जो आर दी है, आर त्रिज्या दी है 6.4 गुणा 10 की घात 6 दी है। इसका स्क्वायर भी करना है, मतलब इसका मतलब वर्ग भी करना है, इसकी घात 6। ठीक है,
और फिर हमें कर देना है इसका स्क्वायर यानी कि इसका वर्ग। और इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे इसको पूरा, तो ये जो है हमारा निकल के आएगा आंसर जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के करीब। ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे और डिटेल में इसको करना है, बहुत थोड़ा इसमें टाइम लगेगा इस प्रोसेस में। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेना। तो उसके बाद देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है, तो 16वां प्रश्न है, इसको देख लीजिए। इसलिए तो सिंपल सा है। तो इसमें 16 प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो पृथ्वी पर भार निकालेंगे। पृथ्वी पर भार के लिए सूत्र होता है W बराबर M इंटू जी। M क्या है जो अपन को दिया है, और जी होता है हमारा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो कि 9.8 के लगभग होता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड के लगभग होता है। ठीक है, कहीं कहीं इसको 10 भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर अपन को निकालना क्या है, पृथ्वी पर इसका भार कितना है, पृथ्वी पर निकालना है। तो पहले हम W का वैल्यू निकालेंगे। तो W इक्वल टू 10 गुणा 9.8, यहाँ पर दशमलव में है ये। ठीक है, ठीक है, दशमलव में रहेगा। तो अब इसका गुणा होगा तो ये 980 हो जाएगा और दशमलव लग जाएगा, तो इसलिए ये 98 न्यूटन आ गया। तो वेट जो निकलेगा वो 98 न्यूटन हो जाएगा। अब हमें चंद्रमा पर निकालना है, तो चंद्रमा पर निकालने के लिए क्या करेंगे, जी डैश लगा देंगे। तो चंद्रमा पर 1/6 होता है, जो पृथ्वी पर है उसका 1/6 होता है। ठीक है, तो 1/6 गुणा जी कर देंगे, तो चंद्रमा पर जो है 1.63 मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो पृथ्वी पर जो है हमारा 98 न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 17 है, यहाँ पर पादप कोशिका का चित्र देखिए। पादप कोशिका का चित्र बनाना है, तो ये पादप कोशिका का चित्र देख लीजिए। ठीक है, सेल वॉल ये बना लीजिए। यहाँ पर क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल प्लाज्मा मेमोरी, सब बना लेना है आपको। ठीक है, आपकी बुक में उससे आप स्पष्ट तरीके से बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, तो ये रहा देखिए, इसका भी हम देख लेते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा हमें, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। देखिए ये रहा यहाँ से, तो इस प्रश्न को यहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न 10 का, मतलब प्रश्न 17 का पहले वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चलिए यहाँ तक हमने देखिए प्रश्न 17 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट 3 में। अब हमारा एक पार्ट और आने वाला है, अंतिम पार्ट, जो कि पार्ट 4 होगा, क्योंकि साइंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको पार्ट 4 में और बना दूं। ठीक है, अच्छे से समझाना भी पड़ता है। तो इस प्रकार से देखिए पार्ट 4 में हम यहाँ पर अगले प्रश्न जो है देख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।